आगे आगे देखो होता है क्या। ईवीएम से क्या समस्या है? लेकिन ईवीएम से समस्या ये है कि ईवीएम से इलेक्शंस को आसानी से हैक किया जा सकता है कि सारी अपोजिशन इकट्ठे होके इलेक्शन कमीशन को मिले, सुप्रीम कोर्ट तक गए, प्रधानमंत्री को मिले कि भारतीय जनता पार्टी का सारा ताना बाना इसी काम के ऊपर लगा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी पार्टी चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ती है, जो बीजेपी का स्टाइल है। हम पुरानी हिस्ट्री को नहीं दोहराना चाहते, लेकिन जब समय आया तो रामविलास शर्मा को उनका हक नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं किया। आज भी एमएलए जो 37 एमएलए हैं उसमें मेजॉरिटी एमएलए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। तो एक बार बहन शैलजा को मौका दे देते, बड़े लीडर बड़प्पन भी तो दिखाते हैं। ये जो पावर है ना, हाँ। ये छूटती नहीं अच्छा, है। जब आप ताकत में थे तो थोड़ा सा आपको लगता है कि उस समय एक अलग ही बीजेपी वाले बड़े लीडरों को पता नहीं था, बात नहीं था कि हम सरकार फिर बढ़ा लेंगे। तो वीएन राय जैसे कैपेबल आईजी, वो आपकी गाड़ी चलाते वो थे। मेरी गाड़ी को ड्राइव करता था, मेरा दोस्त था, मेरा मित्र था, हमारा कॉन्फिडेंस था एक दूसरे के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व गृह मंत्री, सीनियर कांग्रेस लीडर सुभाष बत्रा। बत्रा जी से हम हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें करने वाले हैं। बत्रा साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में पहला इंटरव्यू है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सत्सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अच्छा बत्रा साहब, अभी शुरुआत बिल्कुल रीसेंट घटना से करते हैं। हरियाणा में अभी एमसी के चुनाव चल रहे हैं जी। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, ऐसा है कि सत्सिंह जी, अभी विधानसभा के चुनाव होके हटे हैं और तरह तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल डिटरमिन्ड हूँ कि ये चुनाव कहीं ना कहीं गड़बड़ से जीते गए हैं। फेयर चुनाव नहीं हुए। हम शुरू से बैलेट पेपर की बात करते आए हैं, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि सारी अपोजिशन इकट्ठे होके इलेक्शन कमीशन को मिले, सुप्रीम कोर्ट तक गए, प्रधानमंत्री को मिले, और जबकि अमेरिका जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। ईवीएम से क्या समस्या है? लेकिन ईवीएम से समस्या ये है कि ईवीएम से इलेक्शंस को आसानी से हैक किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। हमने वहाँ भी ऑब्जेक्ट किया था। सुनो, तो लोगों का मैंडेट क्यों स्वीकार किया? देखो, बात ये है कि जब बेबसी हो, मैं इन नटशल में ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा ये मानना है कि अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव और इसमें मेरी बेटी भी खड़ी है। आपकी बेटी वार्ड नंबर 14 से खड़ी है, आरती जुनेजा खड़ी है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोगों का इतना भारी रिस्पांस मिल रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? आप तो सत्सिंह जी यहाँ सारी चीज़ों को देख रहे हो। यहाँ मेयर थे मनमोहन गोयल जी, और मेरे मित्र भी हैं। वो हर बार जब भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने उससे पूछा, आप बड़ी अखबार के रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर रहे हैं, और उसने अपनी बेबसी बताई कि मेरी चलती नहीं है। एक मेयर जो डायरेक्ट इलेक्शन से बनता हो और जिसकी वोटिंग स्ट्रेंथ एमएलए से भी कई गुना ज़्यादा हो, 3 लाख से ज़्यादा वोटों की स्ट्रेंथ से मेयर बनता है, और वो ये कहे कि मेरी चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो मौजूदा बीजेपी सरकार के अंदर कोई ना कोई तो कमी रही होगी। या मनमोहन गोयल इनकम्पिटेंट था, या सरकार का सिस्टम गलत था, कुछ ना कुछ तो है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूँ,
आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का सारा ताना बाना इसी काम के ऊपर लगा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर जी यूनियन मिनिस्टर, उनकी जिम्मेवारी करनाल में लगा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी की जिम्मेवारी फलानी जगह लगा रहे हैं, फलाने की जिम्मेवारी फलानी जगह लगा रहे हैं। सारे एमपी लगा दिए, सारे राज्यसभा के मेंबर लगा दिए, सारे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लोकसभा का सदस्य लगा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं घबराहट है। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी पार्टी चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ती है, जो बीजेपी का स्टाइल है, और वो कांग्रेस की तरह लेट लतीफ़ कांग्रेस के नेताओं की तरह आपस में झगड़ते नहीं है, एक मुट्ठी बनकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आप ये देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के नेता चुनाव की तैयारी की बजाय सामने ही नहीं आ रहे। आज पहली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में आए और वो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो फ़र्क तो है ना। एक तरफ वो मुट्ठी बन के लड़ रहे हैं और कांग्रेस तो लड़ाई झगड़े में पड़ी हुई है। देखिए सत्संग जी, आप बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। इस देश में 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे भारतीय जनता पार्टी के। मैं 91 के अंदर एमएलए बना था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर पार्लियामेंट बने थे। हमारी विधानसभा में एक रामविलास जी शर्मा वाहिद एक एमएलए होते थे। हम पुरानी हिस्ट्री को नहीं दोहराना चाहते, ये तो वक्त है। सुनो, लेकिन जब समय आया तो रामविलास शर्मा को उनका हक नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं किया। सुनो, बीजेपी की आज शैली क्या है, वो दुखती हुई रग को पकड़ते हैं। उन्होंने ये देख लिया, ये देश एक रिलीजियस, एक धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। इन्होंने आस्था, राम हमारा भी है, भगवान हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा मामला कर दिया कि छत पे खड़े होके ताली बजाओ। आज मैं देख रहा था वो जो इनके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कैंडिडेटों को जो लिस्ट जो साया की है, उसके अंदर बाकायदा कास्ट लिखी है। कास्ट भी क्या, ये चमार कम्युनिटी से है, ये धाणक कम्युनिटी से है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये हरिजन है, विच इज ऑफेंस। आप किसी दलित को हरिजन नहीं कह सकते हो, किसी दलित को आप उसकी कास्ट से आप नहीं जोड़ के कह सकते हो, लेकिन आप उसकी पूरी लिस्ट देखो जो बडोली साहब ने, जो इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। ये तो होल पार्टी इज बेस्ड ऑन कास्ट लाइन। कांग्रेस कास्ट लाइन पे नहीं चुनाव लड़ती। कांग्रेस तो एक सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती कि जब जब कांग्रेस सरकार रही, अपीजमेंट की पॉलिसी, माइनॉरिटीज़ को हरदम अपीजमेंट किया। और आज देखिए, अपीजमेंट कैसे किया हमने तो माइनॉरिटी की हमेशा उनको साथ दिया, रिजर्वेशन के पक्ष में हमेशा लड़ते आए। हमने हर क्षेत्र के अंदर जो दलित को मान सम्मान हमने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हरियाणा की राजनीति पे बत्रा साहब आते हैं। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी सभी ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी हरियाणा में। हरियाणा ये तो बन गई जी। अब चुनाव हार के जो भी जनादेश आया, क्या जो आप जैसे सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, तो वो जो हार का दर्द था वो अभी है या चला गया? देखिए, वक्त के हिसाब से दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। गया नहीं अभी, लेकिन अभी कम हो गया, अभी है। सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा कब एक सिर जोड़ करके पार्टी के लिए काम करने वाले? क्योंकि आप दोनों को भली बात ही जानते, दोनों के खास हो आप। देखो, ऐसा है कि मेरी अपनी समझ से परे की बात है। कुछ ना कुछ तो देखो, मैं कहना नहीं चाहता। जो बड़ा लीडर होता है ना, और जिसने मुख्यमंत्री बनना होता है, स्टेक्स उसी के होते हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े लीडर हैं। वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनका बेटा
मेंबर पार्लियामेंट है, सबसे हाईएस्ट वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट बना है। उनका पूरे प्रदेश के अंदर नेटवर्क है। आज भी एमएलए जो 37 एमएलए हैं उसमें मेजॉरिटी एमएलए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। हुड्डा साहब तो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, 2 टर्म बन चुके थे, एक बार बहन शैलजा को मौका दे देते। बड़े लीडर बड़प्पन भी तो दिखाते हैं। देखिए, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो कौन छोड़ता है। अब सत्सिंह जी, ये जो पावर है ना, ये छूटती नहीं अच्छा, है। जब आप ताकत में थे तो थोड़ा सा आपको लगता है कि उस समय एक अलग ही अलग रंगत नशा होता है। सुनो, आपकी गाड़ी कौन चलाता था? मेरी गाड़ी तो उस वक़्त वीएन राय जैसे कैपेबल आईजी वो आपकी गाड़ी वो चलाते थे? मेरी गाड़ी को ड्राइव करता था। मेरा दोस्त था, मेरा मित्र था, हमारा कॉन्फिडेंस था एक दूसरे के अंदर। ये कॉन्फिडेंस की बात है, प्रशासनिक क्षमता की बात है। वो कैसे काम करवाता है। आज तो कुछ नहीं है, आज ना वो मंत्री रहे। अब देख लो अनिल विज साहब का क्या हाल है। वो सिर्फ इतना ही कह के थक जाते हैं कि मुझे लोग गब्बर सिंह कहते हैं। उनको यही पता नहीं गब्बर सिंह का किरदार क्या था। तो आप देखिए, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਦੇ ਹੋ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀयर लीडर, चाहे वो बीजेपी पार्टी ਦਾ होगा। देखो, अनिल विज एक ईमानदार छवि का आदमी है। अनिल विज 6 बार अम्बाला से एमएलए बना है। अनिल विज एक कॉमरेड टाइप आदमी है। सुनो, पब्लिक के अंदर रहता है, लोगों के अंदर रहता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उनको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बीजेपी का मेरा क्या मतलब है उनके अंदर कोई दखल दूं या कोई ऐसी बात करूं। सीआईडी मेरे पास होनी चाहिए। कोई चीफ मिनिस्टर सीआईडी किसी को नहीं देता है। अब प्रधानमंत्री के पास आईबी है, उसके नीचे है रॉ है, प्राइम मिनिस्टर है। कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं, उसके अंदर आपको रहना पड़ता है, कुछ डिसिप्लिन भी होता है। मैं चौधरी भजनलाल की गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, मेरे पास सारी पावर थी। वो इसलिए कि चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस मेरे में था। आप अगर उससे बढ़ के बात करोगे तो फिर कौन अपनी पावरों को चैलेंज होने देता है। जी, तो इसलिए जी बत्रा साहब, अब हम आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव पर। रोहतक मेयर का जो प्रत्याशी है आपका सूरजमल किलोई, वो तो कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी में था, अब वो आपका प्रत्याशी है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बीजेपी पार्टी की बड़ी बड़ी लंबी लंबी तारीफें कर रहे हैं। सत्सिंह जी, आज बीजेपी के अंदर 80% से ज़्यादा कांग्रेस के लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जितने मेंबर पार्लियामेंट है देख लो। तो जितनी गड़बड़ कर रहे हो कांग्रेस ही कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी में जा गए। कांग्रेस ही नहीं कर रहे, वो अब भाजपा ही हो गए हैं। ये तो अब किसी का आहिस्ता आहिस्ता राजनीति में इतनी डेटोरेशन आ गई है, कोई ये समझता ही नहीं। और ये पावर हंगर है। वो 1 मिनट में उधर हो जाता है, 1 मिनट में उधर हो जाता है। सुनो, अब जो लोग आज से 3 महीने पहले ये सोच के ऐसे लगे हुए थे, बसें खड़ी हो गई थी, आज तक के चैनल आके हुड्डा साहब की कोठी के बाहर खड़े हो गए थे, बैंड बाजे आ गए थे, सब कुछ हो गया था, अधिकारी आ गए थे, एडवांस में अधिकारी चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। इट इज़ ए पावर गेम, आई टेल यू। सुनो, किसी को नहीं था, बीजेपी वाले बड़े लीडरों को पता नहीं था, बात नहीं था कि हम सरकार फिर बढ़ा लेंगे। उसी दौरान सूरजमल किलोई आए। हाँ, सूरजमल किलोई तो पहले भी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन कोई नहीं। सुनो, मतलब भरोसा नहीं है उनका। नहीं, मैं उनके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं, मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। वो एक भले आदमी हैं, वो पार्षद बने हैं,
एक बार नहीं कई बार बने हैं, सज्जन आदमी हैं। तो वो लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हो ना, कुछ दिन पहले वहाँ थे, अब 2 दिन पहले राणा साहब हाँ। मुझे फिर क्या तो ये वो अब विधानसभा चुनाव लड़ा है पार्टी। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रही है। अब लोगों का ये है कि देखो पावर किधर से आती है, पावर किधर जा रही है, उस हिसाब से सिस्टम को बदल देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक गलतफहमी की शिकार है। आप ये जो अब ये इलेक्शन छोटी सरकार के होने जा रहे हैं, मैं अब भी दावे से कहता हूँ कि मेयर भी हमारा अच्छे वोटों से बढ़ेगा और कॉरपोरेशन में नीचे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अच्छी तादाद में बढ़ गए। पार्षद का है। हाँ, अच्छी तादाद में बढ़। अच्छा, वार्ड नंबर 14 से कंचन खुराना है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, और कांग्रेस से है आरती जुनेजा, कांग्रेस की प्रत्याशी पार्षद की। आरती जुनेजा आपकी बेटी भी है। उस वार्ड में आपका जाना भी हुआ है, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ माहौल ये है, लोग उस वार्ड के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुनो, पानी हर एरिया में गंदा पानी आ रहा है। सड़कें आप रोज़ वहाँ से गुजरते हो, कोई सड़कें नहीं हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, पार्कों के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई माली नहीं है। कितने साल से ये चल रहा है? ये जब से ये पार्षद बन के आए हैं, ये तो 20 साल से है। तब से, हाँ जी 20 साल। तो इसमें 10 साल कांग्रेस पार्टी के भी रह लिए। लेकिन सुनो, आपको मैं इनकी सारी इंटरव्यू दिखा सकता हूँ। एक ही बात है, हमारी चलती नहीं है। सुनो, इन्होंने एक बात पकड़ ली, किसी का फार्म भरवाना है तो उसके घर चले जाओ, काम को है नहीं। अब मैं दुर्गा कॉलोनी आज होके आया हूँ, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए बालाजी स्वीट्स पे। उनका ये कहना है कि हम कई सालों से कि ये सड़क बना दो, ये सड़क बना दो। जब सड़क बनने का टाइम आया तो हमने कहा भाई, जब तक आप नीचे सीवर लाइन नहीं डलवाओगे, जो सारा सीवर टूटा पड़ा है, पानी फिर ओवरफ्लो हो जाता है, पहले सीवर डलवा दो फिर सड़क बनवा लेंगे। आज तक वो सीवर की लाइन नहीं पड़ी। जब बीजेपी वालों की नहीं चलती तो कांग्रेस वाले अगर बन भी गए तो उनकी कैसे चलेगी बत्रा साहब? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे चलेगी। ये चलने के, मेरे पिताजी कई सालों तक म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे। उस वक़्त ऐसे भी चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर थे, वो सेठ श्री कृष्ण दास के साथ थे। हमारी नहीं चल सकती थी, लेकिन मेरे पिताजी को म्यूनसिपल बाई लॉज की एक एक चीज़ उनके टिप्स पे थी। डीसी उस वक्त लोकल बॉडी के हेड होते थे। उन्होंने जब ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो म्यूनसिपल बाई लॉज के अंदर एमरजेंसी पावर्स होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता ही नहीं, दे आर टोटली इलिटरेट पीपल। जो 3-3 लाख वोटों से डायरेक्ट चुनाव के अंदर बन के आया है। आप कॉरपोरेशन में जाके देखो, मनमोहन गोयल का ऑफिस क्या था, छोटा सा, और जो कमिश्नर, जो IAS अफसर जो आया, उसका ऑफिस देखिए, उससे कई गुना। वो अगर उसके अंदर इनिशिएटिव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आपकी पावर्स क्या है, तो वो तो ये कहेगा, वो तो जो बीजेपी से संघ से वहाँ फीता कट रहा है वहाँ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। इसके अलावा वो जानते ही नहीं है, इसलिए काम कैसे होंगे। यही हाल कंचन खुराना का और ये खुराना का रहा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। आप पूरे वार्ड के अंदर, अब हमारा वार्ड सबसे बड़ा वोटों की स्ट्रेंथ का वार्ड है। मैं जहाँ गया हूँ, जंग कॉलोनी गया हूँ, मानसरोवर कॉलोनी गया हूँ, दुर्गा कॉलोनी गया हूँ, ये आपका आदर्श कॉलोनी में गया हूँ, सुभाष नगर में गया हूँ, भरत कॉलोनी में गया हूँ। हर जगह पर लोगों को निराशा, उनको कैंडिडेट चाहिए था कि हमारे सामने कोई सॉलिड कैंडिडेट आ जाए। तो आज मेरी बेटी जा रही है, उसको बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बनेगी। अच्छा, देख लें जी। अच्छा बत्रा साहब, अब लास्ट सवाल पे आते हैं। आप कांग्रेस पार्टी
के अंदर हैं, सीनियर नेता हैं और रोहतक जैसे इम्पोर्टेंट स्टेशन पे आप हैं जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। पिछले 10 साल से कांग्रेस बीजेपी पार्टी की सरकार है, तीसरे टर्म भी आ गई है, अब इसके भी 2-3-4 महीने निकल चुके हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ के बीजेपी में चले गए, आपको भी बीजेपी ने पूरे डोरे डाले होंगे, अपना जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ किया होगा, कैसे टिके हुए हैं अब तक कांग्रेस में? विचारधारा, मैं देखता हूँ जब इनकी हालत, धर्मवीर चौधरी बरिंदर सिंह मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त हैं। आप तो दोबारा आ गए। एक यूनियन मिनिस्टर और इतने इम्पोर्टेंट महकमे का मालक, जिसकी वाइफ को भी टिकट दी, सुनो, जिसके बेटे को भी टिकट दी, बावजूद इसके वो पार्टी को छोड़ आया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चौधरी बरिंदर सिंह वजह क्या? कहने लगे बतरा, तो आज एक बात समझ ले, बीजेपी में कभी मत जाना। मैंने कहा कारण? बोला ये जैसे आम को चूसते हैं ना, उसकी गुठली फेंक देते हैं, ये इनमें कोई रहम नहीं है। परवेश वर्मा के साथ क्या बनी? अब देख केजरीवाल को हराया, देख लो और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हराया, नई दिल्ली से। और उसके मुकाबले में संदीप दीक्षित को मात्र 4,500 वोट मिले और लोगों में ये था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा। आज क्या है? दुष्यंत चौटाला के साथ क्या बना? दुष्यंत चौटाला की देख लो, जयंत देख लो क्या हालत है। तो इसलिए मैं इनको जब देखता हूँ, मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर आया। मेरे को मैडम किरण ने खुद ज्वाइन करने से पहले मेरे पास आई, मुझे और भी चैनल से बड़ा प्रेशर हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, छोड़ो। तो मुसलमान नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब कांग्रेस के अंदर ही बस मेरी विचारधारा है। मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, मेरी माँ हमेशा कहा करती कि सुभाष, इंदिरा गांधी, नेहरू परिवार, उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना है, वो एक देश प्रेम से ओतप्रोत होकर कुर्बा है। इंदिरा जी ने अपना बलिदान दिया और अपना सारे लीडरों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। तो ठीक है, एक सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। लेकिन आज के समय में तो बीजेपी अपने आप को इस तरह से ब्रांड करती है जैसे सिर्फ वही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी जो बीजेपी में नहीं। तो ये तो जब तक जिसकी चलती है वो चलाता है। तो वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी है। तो कोई नहीं, मैं कभी कोई इनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। नायब सैनी जी की अपनी कार्यशैली है, 3 महीने हुए हैं उनकी सरकार को बड़े हुए, 3.5 महीने हो गए होंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रयोग, कोई ऐसा काम भी सामने नहीं आया जो अप्रिसिएशन के काबिल हो। लेट्स होप। अभी कमेंट्स करना भी ठीक नहीं है, 6 महीने तो देखने चाहिए। आपकी पुरानी पार्टी के नेता किरण चौधरी या बीजेपी में है, क्या अब आपके ऊपर नहीं है कि बत्रा जी जंप मार जाओ? क्योंकि देखो, पर्सनल संबंध है, आपके पारिवारिक संबंध है, वो तो एक अलग मैटर है। वक्त बड़ी चीज़ सिखाता है। लेट्स होप। देखो ज़रा आगे देखो होता है क्या। बत्रा साहब, आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए और आपने जो आपकी शैली है, खुलकर बोलना, हर बात का जवाब देना, बड़ा मज़ा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका, थैंक यू।